ओके बच्चों, तो ये जो केमिकल बॉन्डिंग का जो ये वाला लेक्चर है, इसमें हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो इसके पिछले लेक्चर में हमने sp हाइब्रिडाइजेशन को समझा एंड वी आर डूइंग दिस अंडर टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और आज हम इसमें समझने वाले हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखें क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन ये सब समझने के लिए एक बात जरूर ध्यान दें कि हाइब्रिडाइजेशन का बच्चों जो पहला लेक्चर है वो एकदम आपको स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप इस शब्द का मतलब ही नहीं जानते हैं, जैसे कि हम हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं, तो फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन या कोई भी हाइब्रिडाइजेशन का कोई तात्पर्य नहीं है। तो पहले तो इसको समझें। तो इसके लिए जो फर्स्ट लेक्चर है हाइब्रिडाइजेशन का उसको देखें एंड देन कम टू दिस sp2। चलो भाई, तो sp2 के बारे में देखिए। अभी इस फोटो को जो है थोड़ा सा होल्ड करते हैं। पहले जो बेसिक चीज है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है। तो अगर हम कहें कि भाई sp2 नाम से स्पष्ट है, चूंकि इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स से ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई एक तो होगा अपना s ऑर्बिटल sp2 और दो होने चाहिए p ऑर्बिटल्स। अगर इन दोनों की मिक्सिंग कर दी जाए, तीन हो गए ना, देयर आर टोटल 3 प्योर ऑर्बिटल्स, 1s and 2p। तो इफ दीज 3 ऑर्बिटल्स आर इंटरमिक्स्ड विथ ईच अदर, then what happens? Then we get 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तब क्या होता है, तब हमें मिलते हैं 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, तो ये हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं कि भाई जितने भी प्योर ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं उतने ही हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी मिलते हैं। तो यहां भी देख रहे हैं, तो यहां भी हमें ये क्लियर स्पष्ट नजर आ रहा है कि हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, इंटरमिक्सिंग हो रही है। किसकी इंटरमिक्सिंग हो रही है? इंटरमिक्सिंग ऑफ 3 प्योर ऑर्बिटल्स, एंड दिस इंटरमिक्सिंग इज गिविंग अस 3 new hybrid sp2 orbitals। फाइन, तो ये तो भाई बेसिक बात हुई कि जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे। अच्छा, फिर ये बात हम पहले से ही जानते हैं कि भाई हर ऑर्बिटल का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। तो चूंकि यहां पर टोटल 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो सबका 1/3 कंट्रीब्यूशन होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई अगर कोई पूछे कि इसमें s कैरेक्टर क्या है और p कैरेक्टर क्या है, जरा ये भी बता दीजिए सर। जरा ये स्पष्ट कर दीजिए कि इसमें s कैरेक्टर और p कैरेक्टर कितना है। तो देखें क्या है। तो अगर हम s कैरेक्टर की बात करेंगे तो दैट इज हाउ मच, दैट इज 33.33%। This is S character and what is P character? तो P character होगा इसका 2 गुना, इसका डबल, और यू कैन से 66.67% भी कह सकते हैं। चूंकि यह S कैरेक्टर हो गया 1/3 और P कैरेक्टर हो गया बच्चों 2/3। ओके, तो ये बात हुई S कैरेक्टर और P कैरेक्टर की। अब ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें कि 3 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग है, इसे एक एग्जाम्पल से समझें। तो जो एग्जाम्पल आपके सामने ड्रॉ किया गया है, दैट एग्जाम्पल इज बोरोन ट्राइक्लोराइड। The example which is drawn over here is boron trichloride. So let us see boron trichloride. तो ये जो बोरोन है, बोरोन फैमिली, मतलब इसमें कुल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम बोरोन का
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें प्यारे बच्चों, बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसका ग्राउंड स्टेट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, सो दिस इज 1s2 2s2 2p1। लेकिन बोरोन ट्राइक्लोराइड का जो लुईस स्ट्रक्चर बनेगा, उस लुईस स्ट्रक्चर में तो 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं, क्योंकि बोरोन के साथ 3 क्लोरीन है, तो 3 बॉन्ड्स बनने हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमें ये नजर आ रहा है कि इसका जो बैलेंस शेल है, दैट इज सेकंड शेल, उस बैलेंस शेल में क्या है कि S का जो है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और P का अनपेयर्ड है, तो केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब इससे काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से, अगर हम यहां पर छोटा सा लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बना दें बोरोन का, तो इस तरह से बनेगा बच्चों। से इसी से मिलता जुलता देखो बनाते हैं, ये बोरोन हो गया, तो बोरोन के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब बोरोन के साथ क्या होगा, बोरोन के साथ हो गया क्लोरीन, ये है तुम्हारा क्लोरीन, ठीक। और बोरोन और क्लोरीन के बीच में बनेंगे बॉन्ड्स, बोरोन और क्लोरीन के बीच में बनेंगे सिंगल बॉन्ड्स, तो ये एक सिंगल बॉन्ड हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया। तो अब बोरोन का क्लोरीन के साथ बॉन्ड तो तभी बनेगा, 3 बॉन्ड तभी बनेगा जब क्या हो बच्चों, बोरोन के पास क्या हो, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। बोरोन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब बोरोन ये 3 सिंगल बॉन्ड्स बना सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो होता ये है कि जो बोरोन है उसका जो एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें क्या हो जाता है, ये जो बैलेंस शेल है, जो कि सेकंड शेल है, द सेकंड शेल इज द बैलेंस शेल, दिस इज द बैलेंस शेल। तो उसमें क्या होता है कि S का एक इलेक्ट्रॉन P में पहुंच जाता है, और अब क्या हुआ कि हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देखो मैं नेक्स्ट पेज में बना के दिखाता हूं आपको। तो बोरोन का जो एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन हुआ, तो उसमें क्या हो गया कि ये पहले ग्राउंड स्टेट जो थी, मैं सेकेंड शेल ड्रॉ कर रहा हूं, ग्राउंड स्टेट में हमने देखा कि हमारे पास जो 2s ऑर्बिटल था उसमें 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, और जो 2p था उस 2p में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन था। लेकिन चूंकि हमें क्या करना था, हमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जो एक्साइटेड स्टेट इसका कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा, उसमें बच्चों 2s का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर पहुंच गया कहां पर, 2p में। सो दिस इज 2s, दिस इज 2p। अब हमारे पास 3 फर्स्ट क्लास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब अब ये बोरोन बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है। अब देखें, इस बोरोन ट्राइक्लोराइड में तीनों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ऑल 3 बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स, ऑल 3 बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स, और सिंगल बॉन्ड्स का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड्स। अच्छा, अब BCl3 के जब 3 बॉन्ड्स को ऑब्जर्व किया गया, तो ये पाया गया कि ऑल 3 आर सेम, all 3 are same in all respects। all respects का मतलब हुआ बॉन्ड एंगल की बात, सॉरी बॉन्ड एंगल मैं बोल रहा हूं। all 3 सेम इन ऑल रिस्पेक्ट का मतलब ये हुआ कि इन तीनों के बॉन्ड लेंथ एकदम सेम पाए गए, फिर इन तीनों की बॉन्ड एनर्जी भी बच्चों एकदम सेम पाई गई, फिर इन तीनों का क्या हुआ, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी एक जैसा ही हो गया। तो वैसे तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ये सारी बातें। तो अगर क्लोरीन
अच्छा, क्लोरीन का अगर देख लें तो क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन को बोरॉन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करना है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो क्लोरीन का भी यहां पर हम बनाए देते हैं। तो क्लोरीन का बच्चों जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है, चूंकि क्लोरीन 17 है तो नियॉन तक हो गया 10, ठीक। फिर हो जाता है यहां पर 2p6, 3s2 और 3p5। तो क्लोरीन में जो बैलेंस शेल है वो तीसरा शेल है। तो अगर इस क्लोरीन की बात करें तो 3s2 हो गया, मतलब 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया हमारा 3p5, और 3p5 में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का पहले से प्रेजेंट है। तो अगर BCl3 को अगर देखें तो BCl3 में जो क्लोरीन है उसमें ये पार्ट हो गया अपना भाई 3s, और ये पार्ट हो गया 3p। तो 3p में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्लोरीन की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन कहेगा ठीक है भाई, आओ बोरॉन, मेरे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हम तुम्हारे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरह से कार्यक्रम होता है। तो अगर ऐसा हो कि बोरॉन के पास जो 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में है और 2 इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में है, तो अगर हम प्योर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताई उससे देखें तो हम पाएंगे कि एक ओवरलैपिंग होनी चाहिए 2s 2p। क्लोरीन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन 2p में ही है ना। तो अगर प्योर ऑर्बिटल से देखेंगे तो जाएगा 2s 2p, फिर 2p 2p और ये 2p 2p। तो तीनों बॉन्ड्स अलग अलग आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये पाया गया कि सब कुछ एक जैसा है। मतलब बोरॉन के ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तीनों एक जैसे ऑर्बिटल्स में रहने चाहिए। तब बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन जो तीनों एक जैसे ऑर्बिटल्स में हैं वो 3 क्लोरीन के साथ ओवरलैपिंग में जाएंगे, तब 3 सेम टाइप के बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब ये निकला कि हमारा एक 2s और 2p आपस में हो जाएगा मिक्स। एक 2s और 2p आपस में हो जाएगा मिक्स और बना देगा sp2, जो कि अभी हम बात कर रहे थे। तब ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे किसके बच्चों? बोरॉन के। इस बोरॉन के जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में सर्किल कर रहा हूं, these 3 unpaired electron of borons are considered to be present in 3 orbitals which are perfectly identical। तब ये जो ओवरलैपिंग होगी, तब ये ओवरलैपिंग कैसी ओवरलैपिंग हो जाएगी? तब ये ओवरलैपिंग हर ओवरलैपिंग हो जाएगी बोरॉन का हो जाएगा sp2 और क्लोरीन का क्या है 2p। तो तीनों ही ओवरलैपिंग कहलाएंगी sp2 और 2p ओवरलैपिंग। दिस इज ऑल्सो sp2 एंड 2p ओवरलैपिंग, या केवल आप sp2p ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो sp2 2p ओवरलैपिंग। मैं 2p लिख दिया गलती से, 3p है बच्चों, ये तो 2p थोड़ी है, 3p है। नियॉन तक हो जाता है 2p6, फिर 3s2 3p5, तो 3p5 है, तो ये 3p है। सब उल्टा पुल्टा हो गया, ये 3p है, sp2 3p ओवरलैपिंग, sp2 3p ओवरलैपिंग। फाइन। तो ये है बच्चों अपना sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में समझ आ गया। बोरॉन ट्राइक्लोराइड की बात कर रहे थे, तो इसमें क्या हो रहा है भाई कि एक 2s और 2 2p की ओवरलैपिंग हो रही है। ये जरूरी नहीं 2s ही हो, कोई भी 1s और कोई भी 2p आपस में मिलते हैं, मिक्स होते हैं, तो 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट करते हैं, और उन 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को नाम क्या दिया जाएगा? जैसी जैसी मिक्सिंग वैसा वैसा नाम। एक s 2p तो sp2, एक s 2p तो sp2। अब जरा फोटो में वापस आते हैं। देखो जरा गौर करें इस फोटो में, बोरॉन ट्राइक्लोराइड क्या दिख रहा है? हम देख पा रहे हैं कि एक है अपना प्योर s ऑर्बिटल जो कि है स्फेरिकल, जो कि बना हुआ है किससे? ब्लैक कलर से।
और दो हैं प्योर p ऑर्बिटल्स, जिसमें एक है z एक्सिस के अलोंग। देखो इसको हम इसमें रंग भर देते हैं तो p थोड़े दो अलग अलग दिखने लगेंगे। एक है बच्चों ये वाला डंबल, जिसके कि दोनों लोब मैंने ड्रॉ कर दिए हैं किससे, रेड कलर से। दिस इज pz। और एक है ब्लू वाला जिसको नहीं कर रहे हैं कलर, तो अलग डिफरेंशिएट हो रहा है, दिस इज px। अब ये तीनों हो गए मिक्स, ये तीनों हो गए मिक्स, तो एक s और दो p की हो गई मिक्सिंग। सो नाउ वी आर हैविंग थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल इज sp2। और कितने हैं ये, कुल 3 है संख्या में। या शुरू में ही लिख देते हैं, हमारे पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए हैं, 3 sp2 ऑर्बिटल्स। s3 प्योर ऑर्बिटल्स आर मिक्सिंग, 3 pure orbitals are mixing to give 3 sp2 orbitals. Fine. अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनका ज्योमेट्रिकल शेप। देखें, इनका जो ज्योमेट्रिकल शेप होता है हमें याद रखना है कि ये टोटल एक ट्रायंगुलर फॉर्म में रहते हैं, एक ट्रायंगुलर फॉर्म में रहते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगुलर जैसा फॉर्म रहता है और आपस में 120 डिग्री एंगल बनाते हैं। अगर हम क्या करें, अगर इन तीनों की चोंच को आपस में ज्वाइन करने का प्रयास करें, क्या करें, इन तीनों की चोंच को आपस में ज्वाइन करने का प्रयास करें, तो हम ये देख पाएंगे कि इस तरह का ट्रायंगल बन जाएगा। तो जो बीच में एंगल होगा वो 120 डिग्री एंगल होगा। तो इन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो बॉन्ड एंगल आता है वो 120 डिग्री एंगल आता है। अब देखें, बोरॉन ट्राइक्लोराइड को जरा देखें बनते हुए कैसे बन रहा है, थोड़ा इसको अज्यूम करें, थोड़ा एक्सपीरियंस करें, थोड़ा सोचें। ये है बीच में अपना बोरॉन, और बोरॉन के हैं 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और वो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है, 3 हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। वो तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां दिख रहे हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में नजर आ रहे हैं। अच्छा, क्लोरीन का कौन सा है, क्लोरीन का है 3p इलेक्ट्रॉन, और वो 3p इलेक्ट्रॉन मतलब वो 3p प्योर ऑर्बिटल है। तो क्लोरीन के 3 प्योर ऑर्बिटल्स हैं। ये क्या है, ये बच्चों ये जो पार्ट है गंभीरता से समझें। दिस पार्ट, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, दिस इज प्योर 3p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो ये 3p है और ये क्या है, ये है sp2। तो इन फेज ओवरलैपिंग होगी, चूंकि बॉन्ड बनाना है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो एक ये सिग्मा बॉन्ड बन गया बच्चों, एक ये सिग्मा। ऐसे ये भी क्या है, ये भी क्लोरीन का प्योर 3p ऑर्बिटल है, और ये भी क्लोरीन का प्योर 3p ऑर्बिटल है। अब चूंकि सिग्मा बॉन्ड का बनना है, तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई, इस ओवरलैपिंग का नाम अभी लिखे थे, क्या था, sp2 और 3p ओवरलैपिंग, sp2 और 3p ओवरलैपिंग, sp2 और 3p ओवरलैपिंग, तो बन जाता है हमारा BCl3। अब यहां पर ये तीनों जिस ओरिएंटेशन में होंगे, इनका जो एंगल होगा, तो जो ओवरलैपिंग होने के बाद जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा तो इसी अलाइनमेंट में। तो जैसे इसका अलाइनमेंट ये हो गया, इसका अलाइनमेंट इस sp2 के अलोंग हुआ, इसका अलाइनमेंट इस sp2 के अलोंग हो गया। तो इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच का जो एंगल है वही एंगल दरअसल इन तीनों बोरॉन क्लोरीन बॉन्ड्स के बीच में भी होता है। मतलब ये हुआ कि भाई ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज 120 डिग्री, सॉरी ये जो बॉन्ड एंगल है, दिस बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री है और ये भी 120 डिग्री है। ठीक है, तो ये तो हुआ sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब।
बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री क्या बोलोगे? ट्रायंगुलर प्लेनर। ज्योमेट्री क्या होगी इस पूरे मॉलिक्यूल की? एक प्लेन में है सारे बॉन्ड्स। हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि एक प्लेन बनाने के लिए वी रिक्वायर 3 वेक्टर्स। तो हाँ सर एक प्लेन में है। उन तीनों बॉन्ड्स के बीच का बॉन्ड एंगल कितना है? सर ये 120 डिग्री है। बस हो गया। तो ज्योमेट्री हो गई ट्रायंगुलर प्लेनर और बॉन्ड एंगल हो गया 120 डिग्री। यही लिख देते हैं। व्हाट इज द ज्योमेट्री फॉर sp2 hybridization? You will say, sir, the geometry is triangular planar. Fine, very important. Triangular planar is the geometry. ओके ठीक है। अब बताओ, ज्योमेट्री बता दिए तो बॉन्ड एंगल बताइए। सर ज्योमेट्री बता दिए तो उसी में बॉन्ड एंगल छिपा हुआ है। एक ट्रायंगुलर प्लेनर अगर शेप है तो कितना बॉन्ड एंगल लग रहा है आपको? हाँ भाई ठीक है, तुम सही बता रहे हो, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल हो गया। ऊपर लिख देते हैं। आप ज्योमेट्री के बगल में लिखिएगा, यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। अगर हम बात करें कि भाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो इसमें बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। व्हाट इज द बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब चलो अच्छा एक एग्जांपल और करते हैं। ये तो BCl3 का देखा। इस एग्जांपल में हमने देखा कि सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। अब एक ऐसे मॉलिक्यूल का अध्ययन कर लिया जाए जिसमें सिग्मा के साथ साथ पाई भी बने और sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी हो। जैसा कि आपको याद होगा sp हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों ने C2H2 का जैसे स्टडी करी थी पिछले लेक्चर में, वैसे ही हम लोग अब करने वाले हैं sp2 में भी एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड्स भी बनते हों। तो बच्चों हम लोग समझने वाले हैं, जरा ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की चर्चा करेंगे। किसमें चर्चा करेंगे? एथिलीन में। दिस इज C2H4 और इसको पढ़ते हैं एथिलीन। ठीक है, या इसी को पढ़ देते हैं एथीन। एथीन इज द IUPAC नेम एंड दिस एथिलीन इज द कॉमन नेम। ये बच्चों इसका कॉमन नेम होता है। और ये जो एथीन है दिस इज द IUPAC। अब IUPAC क्या है तो आपको याद हो, शुरुआत में चूंकि अभी आपको IUPAC करके एक पूरा चैप्टर ही हम लोग पढ़ते हैं। IUPAC का मतलब हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक बॉडी है जो केमिस्ट्री में, मतलब नाम क्या, मतलब आप समझते ही हैं सब क्या बताना है। चलिए, ओके। तो भाई C2H4 में जरा देखें कैसी बॉन्डिंग हो रही है, गौर से समझें इस चीज को। तो फिर से जरा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा समझना होगा हमें इसके लिए। तो कार्बन चूंकि यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होगा। पहले तो जो C2H4 की बात कर रहे हैं इसका थोड़ा सा लुईस स्ट्रक्चर हम यहीं बगल में ड्रॉ कर देते हैं, तो थोड़ा सा ये स्पष्ट हो जाएगा कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कार्बन के, कैसा क्या होना चाहिए और कैसे क्या बॉन्डिंग बनेगी। जरा गौर से देखें। वहां तो जगह नहीं है, वैसे ही छोटा छोटा है, यहां बनाते हैं। तो भैया कार्बन ये जो C2H4 बनता है वो कुछ यूं बनता है। कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और ये जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें क्या होता है कि इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, और अच्छा 4 हाइड्रोजन भी हैं। चलो भाई 4 हाइड्रोजन भी बना लेते हैं। ये भाई हो गए अपने 4 हाइड्रोजन्स। ठीक, अब इनके बीच में इस तरह से
ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गए हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, और एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक। और कार्बन कार्बन के बीच में भी बच्चों 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। तो ये तो हो गया भाई लुईस डॉट स्ट्रक्चर। या लुईस स्ट्रक्चर भी केवल कह के काम चलाया जा सकता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो अब हमें ये क्लियर दिख रहा है कि कार्बन का या कार्बन के पास कुल मिलाकर हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और हाइड्रोजन के पास तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही। तो अगर हम कार्बन का ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन देखें, क्योंकि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो ये हो जाता है 1s2 2s2 और 2p2। लेकिन यहां पर देखेंगे तो ये तो 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ऐसे तो बन नहीं पाएगा क्योंकि हमें तो चारों अनपेयर्ड चाहिए। तो फिर क्या होता है बच्चों कि कार्बन में एक्साइटेड स्टेट का जो कॉन्फ़िगरेशन बनता है, इसका जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है, तो उसमें क्या होता है कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंच जाता है 2p में या प्रमोट हो जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके चलते कार्बन में, हम लोग पहले भी कई बार इस कार्बन की चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि कार्बन में 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होने चाहिए, तो एक्साइटेड स्टेट में ही ऐसा पॉसिबल है। चलिए, तो ये हो गए 2s में एक इलेक्ट्रॉन और ये हो गए 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे कार्बन के पास कुल मिलाकर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब गौर से समझे जरा गंभीरता से, बात हो रही है C2H4 की। तो यहां पर ये स्पष्ट हमें दिख रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड ही है, मतलब ये तो पक्का है सिग्मा बॉन्ड हो गए। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में बच्चों एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं दैट देयर इज 1 सिग्मा एंड 1 पाई। और हम ये भी जानते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जब ओवरलैपिंग होती तो सदैव सिग्मा बॉन्ड बनता है, कभी पाई तो बनता नहीं। तो अब अगर ये मन में विचार आए कि एक कार्बन के पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए, तो कार्बन को तो सिग्मा बॉन्ड बनाने, तो सिग्मा बॉन्ड कितने बनाने, तो सर 3 बनाने। अच्छा, 3 बनाने, हाँ। चौथा क्या है सर? चौथा तो पाई बॉन्ड बनना है। ओके 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 ओके, तो इस कार्बन को 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने, हाँ सर 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने। तो फिर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए इस कार्बन के पास? सर जितने सिग्मा बॉन्ड बनाने यानी सर उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए। मतलब एक हाइब्रिड ऑर्बिटल सर हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, दूसरा भी उसके साथ करेगा और तीसरा कार्बन के साथ करेगा। सर 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, मतलब कार्बन के पास केवल 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए। अच्छा, चौथा क्या होना चाहिए? चौथा सर प्योर पी ऑर्बिटल होगा और पी की साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, तो फिर ये पाई बॉन्ड बनेगा। हम लोग पहले से जानते हैं ये सारी बातें, पीछे के लेक्चर्स में खूब डिटेल में पढ़ चुके हैं। अच्छा, तो ये मतलब है? हाँ सर यही मतलब है। आपने सर एकदम सही समझा, एकदम सही समझे कि सर ऐसा करना है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 बनाने हैं, तो क्या करते हैं कि एक S और 2 P को लपेट देते हैं। लपेट दो भाई, और ये बेचारा एक जो है वो उसको अलग रहने देते हैं। ठीक है, इसको अलग रखते हो, इसको अलग रखो। तो एक S और 2 P इनकी होगी मिक्सिंग, जिससे कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने चाहिए, और एक P रहेगा अकेला, एक P रहेगा अकेला। ठीक, एक P रहेगा अकेला। तो कौन से एक S और 2 P, एक हो गया S। अब 1S का मतलब ये वाला 1S नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगले पेज पर लिखता हूं मैं, तब बात समझ में आएगी। लिख देते हैं अगले पेज पर, समझ लो इसी पेज पर, क्यों बार बार इस फिगर पे आएंगे। देखो, तो भाई कार्बन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, गौर से देखें इस फोटो में, सब दिख रहा है। ये है हमारा बीच का छोटा सा कार्बन, और कार्बन से ये 3 है हाइब्रिड ऑर्बिटल। थोड़ा सा फिगर में गड़बड़ी है, इसलिए गड़बड़ी है क्योंकि इनकी चोंच जो है थोड़ी सी पीछे भी निकली रहती है ना। तो इसमें पूरा बना के दिखाया नहीं गया है, तो हम थोड़ा सा आपको बना के दिखा देते हैं। ये थोड़ी सी चोंच पीछे भी निकली रहेगी, ठीक। ऐसी इसकी थोड़ी सी चोंच यहां भी निकली रहेगी, इसकी थोड़ी सी चोंच यहां भी निकली रहेगी। अब ठीक है। तो ये एक सेंटर हो गया कार्बन, द सेंटर पॉइंट इज कार्बन, दिस रेड पॉइंट इज कार्बन,
और कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं किसमें, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, और सामने वाले कार्बन के भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। अब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 2 ऑर्बिटल्स तो क्या करेंगे, ये 2 सिग्मा बॉन्ड बना लिए भाई, इसके भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने हाइड्रोजन के प्योर 1s के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया, और बाकी का जो एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बचा दोनों का उनने आपस में एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड तो बन गए और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का भी उपयोगिता पूरी होगी कंप्लीट। अब जो चौथा बॉन्ड बनेगा हर कार्बन के साथ, 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड बनने ना, तो 3 तो सिग्मा हो गए, चौथा है बच्चों पाई। अब ये पाई कैसे बने, तो पाई के लिए जो दोनों कार्बन का एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, एक एक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्योर ऑर्बिटल में बैठा हुआ है, उन प्योर ऑर्बिटल्स की होगी साइडवेज ओवरलैपिंग। साइडवेज ओवरलैपिंग से ही पाई बनता है। तो अब अगर हम एक कार्बन का जैसे इस फोटो के हिसाब से देखें तो दिख रहा है आपको कि 2px इज अ प्योर ऑर्बिटल, दिस 2px। तो एक कार्बन का अगर 2px है तो दूसरे का भी 2px ही प्योर छोड़ना पड़ेगा। अब वो दोनों 2px आपस में साइडवेज ओवरलैप कर गए। साइडवेज ओवरलैप कर गए तो एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। ध्यान रखें, जैसा कि मैंने आपको sp हाइब्रिडाइजेशन में बताया था वैसे यहां भी है। ये ना सोचें कि ये 2 पाई दिख रहे हैं, ये बस इसलिए है क्योंकि बच्चों ऊपर का हिस्सा भी ओवरलैप होता है, नीचे का हिस्सा भी ओवरलैप होता है। तो ऊपर का हिस्सा ओवरलैप होगा और नीचे का हिस्सा भी ओवरलैप होगा, इसलिए ये बताने का प्रयास किया गया इस फोटो में कि इन दोनों के चलते पाई बॉन्ड आएगा, है ना, तो एक पाई बॉन्ड बनेगा। और फिर हमने ये भी सीखा है कि जो सेंट्रल लाइन होती है तो उसके ऊपर भी ओवरलैपिंग हो रही है, नीचे भी हो रही है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर भी रहती है और नीचे भी रहती है, जो कि इससे आपको दिखाया गया। देखो बच्चों, बीच में हो गया सिग्मा बॉन्ड, ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। एक ही पाई बॉन्ड, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि 2 हैं, बट किसी भी एक पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की डेंसिटी, सॉरी जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो ऊपर भी आती है नीचे भी आती है। यही तो साइडवेज ओवरलैपिंग है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना, पढ़ चुके हैं ना, साइडवेज ओवरलैपिंग हो गई। अच्छा ठीक है, तो दिस इज 1 पाई इलेक्ट्रॉन, उसी की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर भी दिख रही है नीचे भी दिख रही है। फोटो हो गया तैयार। अब बात करते हैं इसका शेप, देखो कैसे आएगा, गौर करो। अभी हमने देखा कि sp2 का जो शेप होता है दैट इज ट्रायंगुलर शेप। तो इस एक कार्बन को अगर देखें, इस एक कार्बन को अगर हम देखें, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन हमें दिख रहा है, इस एक कार्बन को बच्चों देखें तो इस कार्बन से देखो 3 सिग्मा बॉन्ड्स एकदम ट्रायंगुलर शेप में दिख रहे हैं। मतलब अगर हम बॉन्ड एंगल देखना चाहें तो दिस बॉन्ड एंगल, दिस बॉन्ड एंगल और ये बॉन्ड एंगल, ये तीनों के तीनों बॉन्ड जो है वो 120 डिग्री होंगे। ऐसे यहां भी ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला, ये 3 के 3 कैसे 120 डिग्री, जो कि एक प्लेन में, एक प्लेन दिख रहा है ना, इस प्लेन में हमें ये जो बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, ये बॉन्ड्स कैसे हैं 120 डिग्री पर हैं। अच्छा ठीक है, कार्बन 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 हाइड्रोजन। अब इसके बाद ये जो ऊपर है ये तो पाई बॉन्ड है बच्चों। तो पाई बॉन्ड का क्या होगा कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्लेन के ऊपर भी रहेगी और इस प्लेन के नीचे भी रहेगी, लेकिन केवल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही प्लेन के ऊपर नीचे रहेगी। एटम्स जितने भी हैं, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, वो सब एक ही प्लेन में हैं, जो कि प्लेन आपको इस ब्लू प्लेन से नजर आ रहा है। देखो यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे, लेकिन जो बॉन्डिंग एटम्स हैं या जो एटम्स इन्वॉल्व हैं या जो न्यूक्लियस हैं इन सबके, वो सब इसी एक प्लेन में हैं। तो 2 ट्रायंगुलर ज्योमेट्री नजर आ रही है ना। तो ये हो गया अपना C2H4 का सारा कच्चा चिट्ठा यहां पर दिख रहा है। कैसे ओवरलैपिंग हुई, कैसे हाइब्रिडाइजेशन हुआ, कैसे सिग्मा बॉन्ड बना, कैसे पाई बॉन्ड बना, कैसे क्या हुआ, सब बात समझ आ गई। यहां चाहे तो हम लोग थोड़ा सा लिख सकते हैं इसको, वैसे कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं, नीचे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं। तो वो जो फोटो ऊपर वाला था, जो
कार्बन का एक्साइटेड स्टेट था, उसको हम फिर से थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं तो आपको थोड़ा सा स्पष्टता बनी रहे। तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पर हो ये रहा है कि ये वाला 2s और ये वाले दो 2p, ये 2s है, ये है चलो 2pz और इसको मान लेते हैं दिस इज 2py और ये है 2px। तो यहां पर एक हमारा 2s प्योर, एक हमारा बच्चों प्योर 2pz और एक हमारा प्योर 2py। These three are getting intermixed and forming 3sp2। ओके, तो इसी के साथ इस एथिलीन या एथीन के मॉलिक्यूल के साथ हमने ये अच्छे से समझ लिया कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। एक सेकेंड यहां पर, हाँ ठीक है। So this is all over. Thank you बच्चों।